हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को याद होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपनी एसएसटी का चैप्टर 1 शुरू किया था, जो था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो हमने उसमें पढ़ा था कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मतलब प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, प्रकृति संसाधन कब बनती है, नेचर रिसोर्स कब बनता है, कोई भी चीज को हम रिसोर्स कब बोलते हैं। और संसाधनों के हमने प्रकार पढ़े थे कि वो उनकी उपयोगिता के उसके ऊपर आधार क्या क्या होते हैं, और नवीनीकरणीयता के ऊपर उनके आधार क्या क्या होते हैं। आज हम उसी चैप्टर को आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द नेचुरल रिसोर्स कर्स। मतलब हमारे आसपास जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, वो कैसे बटे हुए हैं, वो कौन सी जगह पे कौन कौन से संसाधन, उनका वितरण कैसा है, और जो प्राकृतिक संसाधन अभी शाप है वो क्या है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी हो सकती है क्योंकि आज मैंने कम टॉपिक लिए हैं, इसलिए लिए ताकि आपको ये टॉपिक और ज्यादा क्लैरिटी से समझ आए। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आप, ये थोड़ा आखिरी क्लास से मिलता जुलता ही है, ताकि आपको एक बार थोड़ा आखिरी क्लास का रिकैप हो जाए कि अपने आसपास देखो कौन से ऐसे काम है जो हम ह्यूमंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से नेचर अपनी पुनर्जनन और पुनर्स्थापन, मतलब रिस्टोर, पुनर्स्थापन और रिजनरेट मतलब पुनर्जनन करने की क्षमता खोता जा रहा है। और इसको ठीक करने के लिए हम ऐसा क्या कर सकते हैं ताकि नेचर की साइकिल चलती रहे और खराब ना हो। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं कि हमारी वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं, हम रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। और हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को सोच समझ के इस्तेमाल करें, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करें, पानी वेस्ट ना करें, पेड़ पौधों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, ये सब हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर आज है हमारा वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यहाँ से वो शुरू होता है। ये थोड़ा आपको एक हिंट देगा कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। मैंने कहा ना चैप्टर छोटे है, पर वो बहुत समझने वाला है। आज का टॉपिक आपको छोटा लग सकता है, पर इतना भी नहीं है। तो देखो यहाँ पे दिखा रखा है कि नेचुरल रिसोर्सेज के यहाँ पे हमें दे रखा है, जैसे ब्लैक वाला कोल को रिप्रेजेंट करेगा, ये ट्रायंगल ऑयल को, स्क्वायर आयरन ओर को, और जो हमारे पास डायमंड है वो बॉक्साइट को रिप्रेजेंट करेगा। तब हम देखते हैं कि कौन सा रिसोर्स कहाँ कहाँ पे। जैसे हम कोल देख रहे थे, कोलिया नेवेली, और हमारे पास यहाँ पे सिंघारेनी, और यहाँ पे झारिया, बोकोरो, रानीगंज में भी है, टॉर्चर में भी है, और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे, जैसे जंजी में है यहाँ पे, फिर यहाँ पे डिगबोई में भी है कोल के हमारे रिजर्व। तो यहाँ पे दिखा रखे कि कोल के अलग अलग रिजर्व कहाँ पे, यहाँ पे कोरबा में भी है, देखो यहाँ पे कोल के रिजर्व दिख रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अगला है हमारा ऑयल के रिजर्व्स कहाँ पे है। यहाँ हमारे पास कलोल में है, अंकलेश्वर में है, बसेन में है, मुंबई हाई में है, फिर इधर भी हमारे पास मोरन हो गया, मकुम हो गया, दिग्बोई हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे क्या है, ऑयल के रिसोर्सेज। आयरन और के हमारे कहाँ कहाँ पे है, दुर्ग में है, गुआ में है, मयूरभंज में है, केओंझर में है, गोवा में भी है हमारे, रत्नागिरी में भी है हमारे, बलारी में भी है हमारे, चित्रदुर्गा में भी है, तुमकुर में भी है। तो ये सारा हमारा आयरन ओर है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पे है, कोरापुट में है, कटनी में है, बिलासपुर में है, और अमरकंटक में भी है। तो ये सारा दिखा रखा है कि कौन से एरिया में कौन सी वो पाए जाते हैं, कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन से एरिया में कौन से इंपॉर्टेंट मिनरल्स पाए जाते हैं। एग्जाम के लिए हम क्या करेंगे, इनमें से कोई भी दो या ज्यादा से ज्यादा तीन, 2 से 3 हम मिनरल्स इसमें से याद कर लेंगे। मतलब 2 से 3 जगह, जैसे कोल कौन सी 3 जगहों पे पाया जाता है, आयरन कौन सी 3 जगहों पे पाया जाता है, बॉक्साइट कौन सी 3 जगहों पे पाया जाता है। क्योंकि एग्जाम में कभी 1 मार्कर या 2 मार्कर में आ जाते हैं, तो हमें पता होनी चाहिए कि कौन सा हमारे जो मिनरल है वो कौन सी जगह पे पाया जाता है। ठीक है, आया समझ। आगे बढ़ते हैं। तब ये है कि इसी से रिलेटेड है कि आप गूगल की मदद लो, अपने पेरेंट्स से पूछो, या खुद पता करने की कोशिश करो कि आपका जो एरिया है, मान लो दिल्ली है, एमपी है, महाराष्ट्र है, या दिल्ली में भी जो एरियाज है आपके, वहाँ पे कौन कौन सा रिसोर्स पाया जाता है और वो लोगों के द्वारा कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, देखो दो लोगों के द्वारा कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इससे हमें ये पता चलेगा कि हम उसको ठीक से यूज कर रहे हैं, उसको हम एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे, ये सब। ठीक है, ये आप लोग होमवर्क समझो अपना। अब अगला है, अब ये जो संसाधन इतनी तरह से बटे पड़े, हमने पीछे मैप में देखा कि संसाधन कैसे इतनी पूरे ओवरऑल इंडिया में बटे पड़े। यहाँ तो फिर भी थोड़ी जगह पे ही बता रखे हैं, बहुत वाइड रूप में संसाधन बटे पड़े। तो ये जिस वाइड रूप में संसाधन बटे हुए हैं, उनका इस्तेमाल क्या होता है, उनका प्रयोग क्या होता है।
तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ती है। अब जितनी जगह संसाधन बटे हुए होंगे वहां लोगों को काम करना पड़ेगा, जिससे रोजगार ज्यादा बढ़ेगा, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लोगों के लिए बढ़ेंगी। एक्सपेंशन ऑफ टाउनशिप, अब वहां पे लोग काम करेंगे तो वो वहीं पे रहना पसंद करेंगे। तो हमें 3-3 4-4 घंटे से ट्रेवल करके पहले काम करना है, फिर 3-4 घंटे ट्रेवल करके वापस गए, तो वहां पे नगर और बस्तियां नई लगनी नई क्या कहते हैं उसे सेटल होना शुरू हो जाएंगी। तो वहां पे नगर और बस्तियों का विस्तार होगा। एक्सपेंडेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, अब लोगों को आर्थिक अवसरों में मतलब लोगों को पैसे कमाने के ज्यादा मौका मिलेगा और हमारे देश का भी आर्थिक रूप से डेवलपमेंट होगा। मॉडर्न फैसिलिटीज बिकम एक्सेसिबल, मतलब अब वहाँ पे नगर और बस्तियां बसेंगी तो वहाँ पे लोगों की सुविधाओं के लिए मॉडर्न फैसिलिटीज भी जाएंगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को मॉडर्न फैसिलिटीज मतलब सुलभ आधुनिक सुविधाएं मिलने को मिलेंगी। ठीक है, अब अगला है इम्पैक्ट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। जो हम ये रिसोर्स को निकालते हैं जमीन के नीचे से या कहीं से भी, जब हम रिसोर्स निकालते हैं, संसाधन का दोहन करते हैं, तो इसका क्या प्रभाव होता है। तो हम देखेंगे कि जो प्रेजेंट मतलब अब की जो जनरेशन, जो हम लोग है, और फ्यूचर जो आने वाली पीढ़ी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज में गेट, ये मैं आपको शुरू से बोलते आ रहे, जिस दर से हम नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर रहे, संसाधनों को इस्तेमाल करें, वो एक दौर पे खत्म ही हो जाएंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज खत्म हो सकते हैं। अब इनको रिसोर्सेज को निकालने में फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करनी पड़ती है, वो फैक्ट्रीज धुआं जनरेट करेंगी, या जो मशीन्स होती है वो नॉइस पोल्यूशन करेंगी, तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इंक्रीज होगा। अब कहीं कहीं पे जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पहले से जानवर या जीव जंतु रहते हैं, वहाँ फॉरेस्ट या पेड़ पौधे, तो उन्हें हटा दिया जाता है, तो उनको नुकसान पहुंचाया जाता है। और जब हम रिसोर्सेज को इतनी तेज रेट पे यूज करेंगे, तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन होगी उसे तो रिसोर्स मिलेंगी ही नहीं, तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसे रिसोर्स की शॉर्टेज होगी। क्लाइमेट चेंज होगा, पोल्यूशन से क्लाइमेट चेंज तो ऑटोमेटिकली होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज होगी। अब जो हमारा ये जो हमें प्रकृति हमें संसाधन देती है, ये एक तरह से प्रकृति का उपहार है, हमारे लिए क्या है, उपहार है। तो हम इसे कैसे अच्छे से यूज कर सकते हैं, उसको अच्छे से कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं इन्हें अच्छे से। अब देखो, नेचर ने हमें कोई रिसोर्स दिए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है ना, हम उन्हें अच्छे से यूज करें। तो कैसे करें, यूज रिसोर्सेज वाइजली एंड अवॉइड वेस्ट, मतलब रिसोर्सेज को समझदारी के साथ यूज करो और उनको वेस्ट होने से बचाओ, कि ये नहीं कि कैसे भी यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज फिर वेस्ट हो रहे हैं।